लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 74 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। डेमोक्रेसी क्या ही बेहुदा और बेईमानी से भरा हुआ तरीका है। ये चुनाव का सिस्टम जिसके लिए दुनिया भर के अनीतिमूलक काम धूमधाम से किए जाते हैं और दुनिया भर की गुंडागर्दी करके चुनाव जीते जाते हैं और तब अपने को जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि कहकर बेहयाई की सीमा लांघ दी जाती है। चाहिए तो ये कि योग्यतम पुरुष को जनता अपना प्रतिनिधि चुने और वो लोकसभा या दूसरे सार्वजनिक हितों से संबंधित स्थलों पर जाकर अपनी प्रतिभा बुद्धि विवेचना शक्ति से शासन की गतिविधि को लोकहित और जनसेवा के प्रति अभिमुख करे। सच्ची लोकशाही यही है। परंतु चुनावों का ढर्रा तो बड़ा ही अनोखा है। गणतंत्रों का एक भारी दोष ये है कि उनमें योग्यतम व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता, गुटों के प्रतिनिधि को अधिकार मिलता है, चाहे उसमें योग्यता हो या नहीं। इस समय देश कई गुटों में बटा हुआ था जिनसे परस्पर विरोधनी शक्तियां बनी हुई थीं, समाजवादी, कम्युनिस्ट और जाने कौन कौन से गुट। और अब देश की व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जहां देश के योग्यतम जनों को जनप्रतिनिधियों के रूप में शासन केंद्रों में जाना चाहिए था, वहां इन गुटों के अयोग्य प्रतिनिधि भरे हुए थे। अंग्रेजी शासन में जिन कुर्सियों पर सर फिरोज शाह मेहता, महामना मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और श्रीनिवास शास्त्री जैसे महामहिम सुशोभित हों, गुलामी के वातावरण में भी अपनी आभा ध्रुव नक्षत्र की भांति प्रकट कर चुके थे, वहां अब दूध बेचने वाले, अखबार बेचने वाले बैठे मौज मजा कर रहे थे। वे वेतन भत्ता लेते, टांग पसार कर कुर्सियों पर ऊँघते और चैन की बंसी बजाते थे। मिनिस्टरों के दिन ईद और रात दिवाली में परिणत हो गए थे। वे अपने विभागों से संबंधित विषयों को नहीं जानते थे, अपने विभागों के कार्यकलापों से अनभिज्ञ थे। उनकी योग्यता केवल यही थी कि वे अमुक दल के प्रतिनिधि हैं। बस इसी योग्यता पर उन्हें कहीं न कहीं मिनिस्टर, गवर्नर, राज्यपाल या अलाय बलाय कुछ बनाकर माल मलीदे उड़ाने और चैन की बंसी बजाने की प्रबंध व्यवस्था कर दी जाती थी। और जवाहरलाल जैसे समर्थ युग पुरुष भी उनके जाल में उलझकर जनहित के कार्यों में लगने वाली शक्ति का अधिकांश इस ताने बाने की उलझन सुलझाने में लगा रहे थे। देश में चोर बाजारी, रिश्वत, अशांति, षड्यंत्र, अव्यवस्था, भुखमरी और भ्रष्टाचार फैलता जा रहा था। लोग समझ रहे थे कि हम पठानों के युग में लौट आए हैं। अंग्रेजों की गुलामी का सुख उन्हें याद आ रहा था। योग्यतम आदमी निरुपाय बैठे थे, उन्हें धकेल कर पीछे फेंक दिया गया था। हिंदू समझते थे ये हमारा राज्य नहीं है। जनसंघ उनका प्रतिनिधित्व करता था और उसके सदस्य विरोधी बेंचों पर सरकार की हरकत पर अड़ंगा लगाने पर आमादा बैठे थे। मुसलमान समझ रहे थे ये हमारा देश ही नहीं है। सिख, पारसी, यहूदी अपने अल्पसंख्यक होने की दुहाई देकर बात बात में विशेषाधिकार की हाय तौबा कर रहे थे। कांग्रेस की सारी प्रतिष्ठा और सारी साख का दिवाला निकल चुका था। उसका तप और कष्ट से संचित धवल यश मैला और गंदा हो चुका था। खद्दर की पोशाक हास्यास्पद और ढोंग समझी जा रही थी। जनता में कांग्रेस विरोधी तत्व पनपते जा रहे थे। अवसरवादी कांग्रेस में घुसकर ऊंची कुर्सियों पर जमते जा रहे थे। पुराने तपे हुए कर्मठ देशभक्त निराश और क्षुब्ध या तो अब सरकारी बेंचों का विरोध करते थे या अपनी अलग ढफली अलग राप अलाप रहे थे। राजसत्ता के विरुद्ध जो असंतोष और अशांति तथा अविश्वास अंग्रेजी राज्य में था, वही बल्कि उससे भी कहीं अधिक आज इस स्वदेशी राज्य में उत्पन्न होता जा रहा था। और इसका कारण स्पष्ट था कि ये वास्तव में सही रूप में जनता का राज्य न था। जनता अब भी अपने को राज्य सत्ता से पीड़ित प्रजा समझती थी। जिन गुटों के प्रतिनिधि तथाकथित गणतंत्र को चला रहे थे, उनमें न विचारों में, न दृष्टिकोण में एकता थी, न परस्पर प्रेम और विश्वास की भावना ही थी। संदेह और अविश्वास एक दूसरे के प्रति बना हुआ था। प्रत्येक गुट अपने गुट की छोटी से छोटी स्वार्थ कामना को देश हित से बड़ा समझ रहा था, उसकी पूरी सिद्धि चाह रहा था और दूसरों की बड़ी से बड़ी तथा युक्ति युक्त आवश्यकता को भी तुच्छ समझता था। सबसे बड़ी बाधा थी कम्युनिस्ट गुट की, जो प्रत्येक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को सोवियत दृष्टिकोण से देखता था। वो देश और सरकार के ऐसी किसी भी उचित अनुचित कार्य का जो कम्युनिस्ट क्रियाकलापों के विपरीत हो, विरोध करता था और ये गुट धीरे धीरे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और आर्थिक बाधा बनता जा रहा था। संक्षेप में इस भारतीय गणतंत्र की दशा ठीक रेलगाड़ी के उस तीसरे दर्जे के डिब्बे के समान थी
जिसमें सुविधाएं कम और असुविधाएं अधिक थीं, जहां प्रत्येक आदमी अपने ही आराम, अपनी ही सुख सुविधा का ख्याल रखता है और दूसरों को जलती आंखों से देखता और जरा जरा सी बात पर लड़ पड़ता है। इस प्रकार उदीयमान भारत की ओर एक तरफ जहां संतप्त संसार आशा की दृष्टि लगाए बैठा था, जहां नेहरू ने अपनी सामर्थ्य से तीसरी शक्ति शांति का प्रादुर्भाव किया था, वहीं दूसरी ओर भारत का गणतंत्र संघर्षों, द्वेषों, आपाधापी, चोरबाजारी की कारस्तानियों और अंधेर गर्दियों का अखाड़ा बना हुआ था। ऐसी दशा में जुगनू जैसों का मिनिस्ट्री की कुर्सी पर आ बैठना आश्चर्यजनक न था। अकेला जुगनू ही इस प्रकार का व्यक्ति महामहिमावती कुर्सी पर नहीं बैठा था, अनेक अवसरवादी और भी थे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 74, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।